हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको पेडागोजी ऑफ साइंस विज्ञान शिक्षण के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता के उपयोग के विषय में बताइए। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की परिभाषा भी बताइए। तो रेडियोधर्मिता क्या है? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं इसको। रेडियो एक्टिव पदार्थ उस मात्रा को एक बैकुरल कहा जाता है जो प्रति सेकंड एक विघटन या विकिरण का उत्सर्जन करती है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ उस मात्रा को एक बैकुरल मात्रक कहा जाता है जो प्रति सेकंड एक विघटन या विकिरण का उत्सर्जन करती है। 1975 ईस्वी के पूर्व रेडियो एक्टिवता की इकाई को क्यूरी कहा जाता था। 1975 ईस्वी के जो पूर्व था, पहले था रेडियो एक्टिवता की इकाई जो थी उसको क्या कहा जाता था? क्यूरी। और क्यूरी क्या होता है? किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की वह मात्रा जो प्रति सेकंड 3.70 इंटू 10⁻10 विघटन करती है उसे क्यूरी कहते हैं। उसे क्यूरी कहते हैं। क्यूरी किसे कहते हैं? किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की वह मात्रा जो प्रति सेकंड 3.70 इंटू 10⁻10 विघटन करती है वह क्यूरी कहलाती है। अब कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व देख लेते हैं और उनके क्या उपयोग हैं इनको भी देख लेते हैं। पहला है आयोडीन 131। आयोडीन 131 एक कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व है। इसका उपयोग क्या, कहाँ पर किया जाता है? इसका उपयोग जो आयोडीन 131 है उसका उपयोग थायराइड रोग में किया जाता है। दूसरा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का उपयोग अस्थि रोगों में किया जाता है। तीसरा है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है वो मस्तिष्क ट्यूमर एवं कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होता है। जो इसका मुख्य रूप से उपयोग होता है वो कैंसर के इलाज में होता है। सोडियम 24 किस में उपयोग किया जाता है? रक्त प्रवाह का वेग नापने में इसको प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से हो गए? आयोडीन 131, फॉस्फोरस, कोबाल्ट 60 और सोडियम 24। आयोडीन 131 जो है उसका उपयोग थायराइड रोग में किया जाता है। फॉस्फोरस का उपयोग अस्थि रोगों में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग मस्तिष्क ट्यूमर एवं कैंसर के इलाज में किया जाता है। जबकि जो सोडियम 24 है उसका उपयोग रक्त प्रवाह का वेग नापने में किया जाता है। अब बात करते हैं नाभिकीय संलयन के बारे में। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? कि जब दो हल्के नाभिक होते हैं वो जब जुड़ जाते हैं, दो हल्के नाभिक जब जुड़ते हैं तो एक भारी तत्व बनता है। भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में जो भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप मतलब नाभिकीय संलयन जब हुआ, जब दो हल्के नाभिक जो हैं वो संयुक्त होकर एक भारी नाभिक तत्व के नाभिक की रचना की उन्होंने। इसके बाद जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका जो द्रव्यमान होता है, जो भाग लेने वाले जो दो हल्के तत्व है ना, जो भाग लेने वाले जो दो हल्के तत्व हैं उन दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान में यह कमी जो है वो ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जब दो हल्के नाभिक जो होते हैं परस्पर संयुक्त हो जाते हैं और एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है और द्रव्यमान में जो कमी होती है वो ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। अब नाभिकीय विखंडन क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे तत्वों में टूट जाता है। संलयन में क्या हो रहा था कि दो हल्के नाभिक जुड़ रहे थे, दो हल्के नाभिक जुड़ रहे थे। विखंडन में क्या होता है? एक भारी नाभिक जो होता है वो दो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। विखंडन मतलब क्या होता है? टूटना। तो एक भारी नाभिक जब दो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है तो उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। इस क्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उदाहरण क्या है? जब यूरेनियम को न्यूट्रॉन के प्रहार द्वारा
विखंडित किया जाता है तो बेरियम तथा क्रिप्टॉन के परमाणु बनते हैं। नाभिकीय विखंडन का उदाहरण क्या हो जाएगा कि जब यूरेनियम 92U235 को न्यूट्रॉन के प्रहार द्वारा विखंडित किया जाता है तो बेरियम तथा क्रिप्टॉन के परमाणु बनते हैं। जब यूरेनियम जो है भारी नाभिक है उसको विखंडित किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो वह दो छोटे छोटे भागों में टूटता है। कौन कौन से टूटता है? एक पहले तो बेरियम में टूटता है और दूसरा है क्रिप्टॉन। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन मतलब हुआ कि कोई भारी नाभिक है वो दो या दो से अधिक छोटे भागों में टूट गया। संलयन मतलब क्या होता है? जुड़ना, कि जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को संलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकत्व का स्रोत एवं विशेषताएं लिखिए। चुंबक के संपर्क में आने पर लोहा किस प्रकार चुंबकत्व के गुण प्राप्त कर लेता है, उसके बारे में बताइए। चुंबकत्व का मूल स्रोत पहला है विद्युत तरंग या अधिक सामान्यतः गतिशील विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। पहला क्या है? विद्युत तरंग या अधिक सामान्यतः गतिशील विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। सेकंड है कई कणों में अशून्य चुंबकीय आघूर्ण होते हैं, वैसे ही जैसे प्रत्येक कण में सहज रूप से एक निश्चित द्रव्यमान और आवेश होता है। प्रत्येक में निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होता है जो संभवतः शून्य हो सकता है। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है कि कई कणों में अशून्य चुंबकीय आघूर्ण होते हैं, वैसे ही जैसे प्रत्येक कण में सहज रूप से एक निश्चित द्रव्यमान और आवेश होता है। प्रत्येक में निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होता है जो संभवतः शून्य हो सकता है। और चुंबक का आशय क्या है कि वह लोहा जो दूसरे लोहे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाता है। वह लोहा जो दूसरे लोहे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबक कहा जाता है। लोहे के ऑक्साइड जो Fe2O3 है उससे बने होते हैं और इन्हें चुंबक कहा जाता है। उदाहरण, लोहा, निकिल, कोबाल्ट इत्यादि से बनी वस्तुओं को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। इन वस्तुओं को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया इत्यादि से बनी जो वस्तुएं हैं उनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है और इन वस्तुओं को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा है कृत्रिम चुंबक। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम चुंबक जो है उनको दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है स्थायी चुंबक और दूसरा है अस्थायी चुंबक। पहले स्थायी चुंबक में क्या होता है कि जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी होता है उसे स्थायी चुंबक कहते हैं, जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया। ठीक है, जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी होता है उसे स्थायी चुंबक कहते हैं, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट ये सब क्या हो गए? ये स्थायी चुंबक हो गए। अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं कि जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं रहता है उस चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं? जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं रहता है उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। जैसे अस्थायी चुंबक को नर्म लोहे से बनाया जाता है। जो अस्थायी चुंबक होते हैं उनको नर्म लोहे द्वारा बनाया जाता है। चुंबक के गुण देख लेते हैं। पहला है यह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। पहला क्या है कि जो चुंबक का गुण होता है कि वो जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा क्या है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। अगर आपको पता लगाना है उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा कौन सी है तो जो चुंबक को हम जहां पर लटकाएंगे तो जो चुंबक होता है वो उत्तर और दक्षिण दिशा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ठहरता है। थर्ड पॉइंट है चुंबक के अंदर प्रत्येक सिरे के निकट एक ऐसा बिंदु पाया जाता है जहां चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। इसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय ध्रुव कैसे कहते हैं? चुंबक के अंदर प्रत्येक सिरे के निकट एक ऐसा बिंदु पाया जाता है। चुंबक के अंदर क्या होता है कि जो प्रत्येक उसका सिरा होता है उसके निकट में एक ऐसा बिंदु पाया जाता है जहां पे चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। इसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दो पोल होते हैं चुंबक के, दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। पांचवा पॉइंट क्या है कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। सजातीय ध्रुव मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ पोल
अगर सजातीय ध्रुव है तो उसमें प्रतिकर्षण होगा, और अगर विजातीय ध्रुव है मतलब एक नॉर्थ है एक साउथ है तो विजाती हो गए, तो विजाती हो गए तो उनमें ध्रुवों में आकर्षण होता है। अगर सजाती होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ नॉर्थ पोल है, तो उन ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा। अगर विजाती है, नॉर्थ और साउथ पोल है, तो उन ध्रुवों में आकर्षण होगा। ठीक है, तो चुंबक के गुण पता चल गए कि पहला क्या है कि यह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा है अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तीसरा है चुंबक के अंदर प्रत्येक सिरे के निकट एक ऐसा बिंदु पाया जाता है जहां चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, इसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। चौथा है चुंबक के दो ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। पांचवा है सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा की भविष्य की संभावनाओं का वर्णन कीजिए। सौर ऊर्जा की भविष्य की संभावनाओं का वर्णन कीजिए। सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा क्या होती है? सौर ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है, और यही धरती पर सभी प्रकार के जीवन, पेड़ पौधे और जीव जंतु का सहारा है। सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु का सहारा है। तो सौर ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। ठीक है, वैसे तो सौर ऊर्जा को विविध मतलब अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है, किंतु सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। मतलब जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। सौर ऊर्जा क्या होती है? वह ऊर्जा होती है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। डायरेक्ट किससे प्राप्त की जाती है? सूर्य से प्राप्त की जाती है, और यही धरती पर जो सभी प्रकार के पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं उनका सहारा है। वैसे तो बताया गया है इसमें सौर ऊर्जा जो होती है वो अनेक प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है, किंतु सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से ऊष्मा से गर्म करने के बाद इसमें विद्युत जनित्र चलाकर सौर ऊर्जा सबसे अच्छा ऊर्जा है। यह भविष्य में उपयोग करने वाली भी ऊर्जा है। अब भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य क्या है कि बिजली उत्पन्न करने के लिए पारंपरिक साधनों जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जीवाश्म हो गया आदि का उपयोग हर दिन महंगा होता जा रहा है, और बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों के लिए बिजली खर्च भी ऐसी समस्या बन गया है। बिजली उत्पन्न करने वाले के लिए जो पारंपरिक साधन हो गए जैसे कौन से हो गए? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जीवाश्म हो गया आदि का उपयोग हर दिन महंगा होता जा रहा है, और बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों के लिए बिजली खर्च भी ऐसी समस्या बन गया है। लोग बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक हो रहे हैं, एवं राज्य तथा केंद्र सरकारें भी सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। घरों के अलावा लोग ऑफिस, खेतों में भी सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। घरों के अलावा कहाँ पर? ऑफिस हो गया, खेत हो गए, ठीक है, वहां पर भी लोग सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि बिजली की बढ़ती कीमत की एकमात्र कारण नहीं है। हालांकि बिजली की जो बढ़ती कीमत है वही एकमात्र कारण नहीं है कि लोग सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक हो रहे हैं, बल्कि समय के साथ लोगों में पर्यावरण के लिए जागरूकता भी बढ़ गई है। इसमें बताया गया है कि जो बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हैं वही उसके कारण ही लोग सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहे हैं कि बिजली की कीमतें बढ़ गई इसके कारण उस डर से वो सौर ऊर्जा का उपयोग करने लगे, नहीं, बल्कि समय के साथ लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ गई है। जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता है वो लोगों की बढ़ गई है। ठीक है, सौर ऊर्जा के लिए सरकार की परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? जो सौर ऊर्जा के लिए परियोजनाएं चलाई गई है वो कौन कौन सी हैं? पहला है कुसुम योजना, दूसरा है सोलर सब्सिडी स्कीम, तीसरा है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, चौथा है ई चार्जिंग स्टेशन। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा कि सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, सौर ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है, कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है, किनके लिए किसके लिए उपयोगी है, और इसका कार्य क्या होता है कि सौर ऊर्जा का कार्य क्या होता है कि सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य क्या है वो भी बता दिया कि बिजली की जो बढ़ती हुई कीमत होती है वही इसका एकमात्र कारण नहीं है कि लोग सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि लोगों में
समय के साथ लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ गई है। और जो सौर ऊर्जा के लिए जो सरकार ने परियोजनाएं चलाई हैं वो कौन कौन सी है? कुसुम योजना, सोलर सब्सिडी स्कीम, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन और ई चार्जिंग स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की विधियां लिखकर उसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। आंसर है, ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं? पहले ये देखिए, ऊष्मा का संचरण मतलब क्या हुआ कि ऊष्मा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाने को, उसको ही ऊष्मा का संचरण कहते हैं। जैसे कि आपने कोई छड़ ली, उसको आपने उसका एक सिरे को उसको गर्म किया। अब क्या होगा, जैसे ही आप गर्म करेंगे तो उसके जो कण होंगे वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करते करते क्या होगा कि वो जो क्षण होगी पूरी ही क्षण गर्म हो जाएगी। इससे पता चलता है जो ऊष्मा का संचरण मतलब क्या हुआ कि जो ऊष्मा थी वो एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर गई। तो ऊष्मा का संचरण मतलब क्या हुआ कि ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां हैं। पहली है चालन विधि, दूसरी है संवहन विधि, तीसरी है विकिरण। तो पहला है चालन, इसको देखते हैं। तो चालन क्या होता है? ऊष्मा जो है वो पदार्थ के अणुओं में गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है। जब किसी पदार्थ में ऊष्मा बढ़ती है तो उसके अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कि पदार्थ में जो ऊष्मा होती है वो पदार्थ के अणुओं में गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है। ऊष्मा किस रूप में रहती है? गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है। जब किसी पदार्थ में ऊष्मा बढ़ती है तो उसके अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। यदि पदार्थ में ऊष्मा बढ़ जाए तो यह अणु एक दूसरे से टकराकर अपनी ऊर्जा पास के अन्य अणुओं को देते हैं और पास के अणु भी हिलने लगते हैं। इसी को ऊष्मा का चालन कहते हैं। चालन में क्या होता है कि एक अणु जैसे ही गर्म होगा वो अपने पास वाले अणु को अपनी ऊर्जा दे देगा, टकराएगा और अपनी ऊर्जा को दे देगा। तो ऐसे ही क्या करते हैं, इसमें स्थानांतरित करते जाते हैं। जो अपनी ऊर्जा होती है, जिसके पास जितनी अधिक ऊर्जा आ जाती है वो दूसरे को ट्रांसफर करता जाता है, जिससे क्या होता है वो जो छड़ होती है वो पूरी ही गर्म हो जाती है। ठीक है, तो चालन विधि में क्या होता है कि यदि पदार्थ में ऊष्मा बढ़ जाए तो यह अणु एक दूसरे से टकराकर अपनी ऊर्जा पास के अन्य अणुओं को दे देते हैं और पास के अणु भी हिलने लगते हैं। इसे ही ऊष्मा का चालन कहते हैं। ऊष्मा के चालन का उदाहरण क्या हो गया कि जब हम किसी धातु की छड़ के एक सिरे को गर्म करते हैं तो कुछ देर बाद पूरी छड़ गर्म हो जाती है। अर्थात ऊष्मा का ऊंचे ताप वाले भाग से नीचे ताप वाले भाग की ओर संचरण होने लगता है। तो जो ऊंचे वाले भाग से नीचे वाले ताप की ओर संचरण होने लगता है उसको ही चालन कहते हैं। ठीक है, कि कोई हमने छड़ गर्म की, उसमें क्या हुआ, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पूरी छड़ ही वो गर्म हो जाती है, जिससे क्या होता है, पता चलता है कि जो ऊष्मा का ऊंचे ताप वाले भाग से नीचे ताप वाले भाग की ओर संचरण होने लगता है। इसे ही चालन कहते हैं। नेक्स्ट है संवहन। यदि ऊष्मा बढ़ती ही जाए तो एक समय आएगा जब पदार्थ के अणु बहुत तेजी से हिलेंगे। ठीक है, संवहन में क्या देख रहे हैं कि यदि ऊष्मा बढ़ती ही जाए तो एक समय आएगा जब पदार्थ के अणु बहुत तेजी से हिलेंगे और फिर हिलते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगेंगे। इसमें स्थान से एक दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, जबकि चालन में क्या था, अणु जो थे वो अपना स्थान चेंज नहीं कर रहे थे, जबकि वो अपनी ऊर्जा को दूसरे पे पास कर रहे थे। ठीक है, अपने स्थान को चेंज नहीं कर रहे थे, अपनी ऊर्जा को दूसरे में पास कर रहे थे। संवहन में क्या हो रहा है कि वह अपने स्थान को भी चेंज कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगेंगे। यदि वह पदार्थ ठोस था तो वह अणुओं की गति के कारण द्रव अवस्था में बदल जाएगा। यहाँ जो पदार्थ ठोस था वो किस में चेंज हो जाएगा, वो द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगा। इससे द्रव के अंदर धाराएं बनने लगती हैं जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं और इस विधि को संवहन कहते हैं। अब संवहन का उदाहरण देख लेते हैं कि जब हम किसी पात्र में जल को गर्म करते हैं तो संवहन के कारण पात्र के नीचे वाले कण जो होते हैं वो ऊष्मा लेकर ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले हम जब पात्र को गर्म करते हैं तो जो नीचे वाले कण होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, जैसे ही गर्म होते हैं तो आपने देखा होगा जब आप पानी को गर्म करते हैं तो नीचे के बुलबुले क्या होते हैं, ऊपर उठने लगते हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो नीचे वाले कण होते हैं वो ऊष्मा लेकर ऊपर आ जाते हैं और ऊपर वाले कण जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। क्योंकि जो ऊपर वाले कण होते हैं वो ठंडे होते हैं और जो नीचे वाले कण होते हैं वो गर्म होकर ऊपर की ओर चले आते हैं, अपने स्थान को चेंज कर लेते हैं और ऊपर वाले जो ठंडे कण होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और जब वो गर्म हो जाएंगे तो फिर वो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो
इस तरह से यह प्रक्रिया जारी रहती है और संपूर्ण जल का ताप जो होता है वो एक समान हो जाता है। एक समान मतलब क्या हुआ कि जल जो होता है वो पूरा ही गर्म हो जाता है। ऐसे ही जैसे ही स्टार्ट किया गर्म करना तो वैसे ही क्या हुआ कि जो नीचे वाले कण थे गर्म होकर ऊपर बढ़ने लगे और जो ऊपर वाले ठंडे कण थे वो नीचे की ओर आने लगे और जैसे जैसे वो गर्म होते जाएंगे वो ऊपर उठते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि पूरा ही पानी जो हो जाएगा वो गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट और तीसरा है विकिरण। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी पदार्थ के बिना ही ऊष्मा का संचरण होता है। उदाहरण, सूर्य की ऊष्मा अंतरिक्ष के निर्वात से भी संचरित होकर धरती तक आ जाती है। ऊष्मा के संचरण की इस विधि में ऊष्मा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचरित होती है। तो विकिरण में क्या होता है, कोई पदार्थ नहीं होता है, उसके बिना ही ऊष्मा का संचरण हो जाता है। उदाहरण, सूर्य की ऊष्मा अंतरिक्ष के निर्वात से भी संचरित होकर धरती पर आ जाती है। विकिरण का उदाहरण क्या है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक विकिरण द्वारा ही आता है, क्योंकि उसके लिए कोई माध्यम नहीं होता है, लेकिन वो क्या करता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक विकिरण द्वारा ही आता है। तो इस तरह से हमने पेडागोगी ऑफ साइंस विज्ञान शिक्षण के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी की बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।